फेज 3 का सवाल है हाउ डू यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस और इसके अंदर चैप्टर 30 का सेंट्रल आइडिया है व्हाई बिल्ड अ बिजनेस। यानी सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिजनेस बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक इंसान को ये क्लियर नहीं होता कि बिजनेस बनाना उसके लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, तब तक वो उसके लिए सीरियस एफर्ट नहीं करता। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चूज करते हैं, लेकिन बिजनेस बनाना एक अलग लेवल की सोच मांगता है। बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके बिना भी काम करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत स्कूल और कॉलेज से करते हैं, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो और फिर एक अच्छी जॉब पकड़ो। इस पूरे प्रोसेस का फोकस एक सेफ और स्टेबल इनकम पर होता है। लेकिन जॉब की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आप अपना टाइम पैसों के बदले बेचते हो। आप जितने घंटे काम करोगे उतना ही पैसा कमाओगे। अगर आप काम नहीं करते तो इनकम रुक जाती है। इसी वजह से कई लोग जिंदगी भर बिजी रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते। बिजनेस का कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां सिस्टम और लोग मिलकर काम करते हैं और इनकम जनरेट होती रहती है। बिजनेस बिल्ड करने का सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि टाइम, चॉइस और लाइफस्टाइल का कंट्रोल भी होता है। जब आप एक स्ट्रांग बिजनेस बनाते हो तो आपको हर रोज पर्सनली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिस्टम क्रिएट करते हो, प्रोसेसेस बनाते हो और लोगों को ट्रेन करते हो जो बिजनेस को चलाते हैं। धीरे धीरे बिजनेस एक मशीन की तरह काम करने लगता है, जो वैल्यू क्रिएट करता है और प्रॉफिट जनरेट करता है। ये चीज़ जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ इंसान खुद सिस्टम का हिस्सा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्केलेबिलिटी। जॉब में आपकी इनकम एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है। प्रमोशन मिलता है तो सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी भी एक सीलिंग होती है। बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यूएबल है और डिमांड में है, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। आप नए मार्केट्स में जा सकते हो, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। इसी वजह से दुनिया के सबसे वेल्दी लोग अक्सर बिजनेस ओनर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स क्रिएट किए होते हैं जो बड़े स्केल पर काम करते हैं। बिजनेस बिल्ड करना एक क्रिएटिव प्रोसेस भी होता है। जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी न किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। लोग उस सल्यूशन के बदले पैसा देते हैं। इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हें कैसे बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यही क्रिएटिविटी और इनोवेशन बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। इसके साथ साथ बिजनेस लीडरशिप डेवलप करता है। जब कोई इंसान बिजनेस बिल्ड करता है तो उसे टीम बनानी पड़ती है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है और उन्हें एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। ये प्रोसेस इंसान को पर्सनली भी ग्रो करता है। वो कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स डेवलप करता है। धीरे धीरे वो सिर्फ एक वर्कर नहीं रहता, बल्कि एक लीडर बन जाता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। बिजनेस बिल्ड करने का एक और फायदा होता है कि ये जेनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। जॉब से आप अपनी लाइफ अच्छी चला सकते हो, लेकिन बिजनेस आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग सिस्टम पर बेस्ड हो तो वो सालों तक चल सकता है और फैमिली के लिए स्टेबल इनकम का सोर्स बन सकता है। इसी वजह से कई सक्सेसफुल फैमिलीज अपने बिजनेसेस को जनरेशन से जनरेशन तक कंटिन्यू करती हैं। लेकिन बिजनेस बिल्ड करना ईजी नहीं होता। इसमें रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। शुरुआत में प्रॉफिट कम हो सकता है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं और कई बार फेलियर्स भी मिलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ही एंटरप्रेन्योर को स्ट्रांग बनाता है। हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है जो बिजनेस को और बेटर बनाने में मदद करता है। जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं, वो धीरे धीरे एक स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हैं। एक स्ट्रांग बिजनेस बनाने के लिए माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट होता है। एंटरप्रेन्योर को शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करना पड़ता है। कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो तुरंत प्रॉफिट नहीं देते, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे सिस्टम्स डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना या ब्रांड बिल्ड करना। ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं, लेकिन आगे चलकर बिजनेस को स्टेबल और स्केलेबल बनाती हैं। बिजनेस का एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है। जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो वो जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे हज़ारों लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी होती है। इस तरह बिजनेस सिर्फ ओनर को ही बेनिफिट नहीं देता, बल्कि कम्युनिटी को भी ग्रोथ का मौका देता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि बिजनेस बिल्ड करना एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जो टाइम, डेडिकेशन और लर्निंग डिमांड करता है। ये ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं होती। जो लोग पेशेंस के साथ सिस्टम्स बनाते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं, वही लोग स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस क्रिएट कर पाते हैं। जब बिजनेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होता है तो वो ओनर को फ्रीडम, वेल्थ और इम्पैक्ट तीनों प्रोवाइड करता है।
इसलिए वाई बिल्ड अ बिजनेस का जवाब सिंपल है लेकिन पावरफुल भी है। बिजनेस एक ऐसा व्हीकल है जो इंसान को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से इंसान अपनी क्रिएटिविटी, लीडरशिप और विजन को रियलिटी में बदल सकता है। जो लोग इस जर्नी को समझकर पेशेंस और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए बिजनेस सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी बन जाता है जो उनकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी दोनों को बेटर बना सकता है। फेज 3 में जब स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे BI ट्रायंगल कहा जाता है। ये एक सिंपल सा मॉडल है जो बताता है कि एक सक्सेसफुल और स्टेबल बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ एक अच्छी आइडिया से चल जाता है या फिर सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिल जाती है। लेकिन रियलिटी में बिजनेस एक सिस्टम होता है जिसमें कई अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर इनमें से कोई भी पार्ट वीक हो जाए तो बिजनेस भी वीक हो जाता है। इसीलिए BI ट्रायंगल को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट जैसा काम करता है जो बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस का फाउंडेशन किन चीज़ों पर टिकता है। BI ट्रायंगल का शेप ट्रायंगल इसलिए रखा गया है क्योंकि ट्रायंगल एक स्टेबल शेप होता है। इंजीनियरिंग में भी अगर किसी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो ट्रायंगल का यूज़ किया जाता है। इसी तरह बिजनेस में भी स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बैलेंस स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। ट्रायंगल के सेंटर में लीडरशिप होती है और उसके अराउंड कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। ये कंपोनेंट्स अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप BI ट्रायंगल का हार्ट होती है। अगर लीडर स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना ही होता, बल्कि विजन देना और लोगों को इंस्पायर करना होता है। एक लीडर को पता होता है कि बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले जाना है। वो टीम को मोटिवेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डिफिकल्ट डिसीजंस लेने से नहीं डरता। जब टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलती है तब वो अपना बेस्ट एफर्ट देती है। इसी वजह से लीडरशिप बिजनेस का ड्राइविंग फोर्स होती है।
बिजनेस की दुनिया में एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है, कैश इज किंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी बिजनेस के लिए कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन रियलिटी में प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बहुत से बिजनेसेस पेपर पर प्रॉफिटेबल दिखते हैं, लेकिन उनके पास इतना कैश नहीं होता कि वो डेली ऑपरेशन स्मूथली चला सकें। इसी वजह से कैश फ्लो मैनेजमेंट को बिजनेस का लाइफलाइन भी कहा जाता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है पैसा बिजनेस में कैसे आ रहा है और कैसे बाहर जा रहा है, इसको ध्यान से समझना और कंट्रोल करना। हर बिजनेस में दो बेसिक डायरेक्शंस होती हैं। एक तरफ से पैसा आता है जो कस्टमर्स से मिलता है, और दूसरी तरफ पैसा जाता है जो एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, रॉ मटेरियल और दूसरी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च होता है। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग कैश का बैलेंस सही नहीं है तो बिजनेस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस ने सेल्स तो कर ली, लेकिन कस्टमर्स ने अभी पेमेंट नहीं की। पेपर पर रेवेन्यू शो हो जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता। इसी सिचुएशन को समझना कैश फ्लो मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस ओनर को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल कैश कब मिल रहा है और कब एक्सपेंसेस पे करने हैं। अगर प्लानिंग ठीक नहीं हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस के पास बिल्स पे करने के लिए पैसा ही ना हो। कैश फ्लो को समझने के लिए एंटरप्रेन्योर को अपने नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ये एक रिस्की हैबिट होती है। जब तक ओनर को क्लियर आइडिया नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तब तक वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकता। नंबर्स बिजनेस की लैंग्वेज होते हैं और उन्हें समझना एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टाइमिंग है। कभी कभी प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं होती, बल्कि टाइमिंग मिसमैच की होती है। मान लो बिजनेस को सप्लायर्स को तुरंत पेमेंट करना है, लेकिन कस्टमर्स 30 या 60 दिन बाद पेमेंट करते हैं। इस गैप की वजह से बिजनेस टेम्परेरी कैश शॉर्टेज में आ सकता है। इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स पेमेंट टर्म्स और एक्सपेंस शेड्यूल्स को केयरफुली प्लान करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वो होता है जिसमें कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल और स्टेबल हो। जब बिजनेस को पता होता है कि हर महीने कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, तब प्लानिंग करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर इनकम इर्रेगुलर हो या एक्सपेंसेस अनकंट्रोल्ड हो जाएं, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स को अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना पड़ता है और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना पड़ता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का रिलेशन ग्रोथ से भी होता है। कई बार बिजनेसेस फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नए एम्प्लॉयज़ हायर करना, इन्वेंट्री बढ़ाना, मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्च करना, ये सब ग्रोथ के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो फास्ट ग्रोथ भी प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए वाइज एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेंशन से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कैश फ्लो को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर बिजनेस ज़्यादा स्टॉक खरीद लेता है और वो जल्दी सेल नहीं होता, तो पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है। इसका मतलब है कि बिजनेस का कैश लॉक हो गया। स्मार्ट बिजनेसेस इन्वेंट्री को केयरफुली मैनेज करते हैं ताकि अननेसेसरी स्टॉक ना जमा हो और पैसा एक्टिव सर्कुलेशन में रहे। इसके अलावा रिसीवेबल्स और पेएबल्स का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। रिसीवेबल्स वो पैसा होता है जो कस्टमर्स से मिलना है, और पेएबल्स वो पैसा होता है जो बिजनेस को दूसरों को देना है। अगर रिसीवेबल्स जल्दी कलेक्ट हो जाएं और पेएबल्स को स्मार्टली शेड्यूल किया जाए तो कैश फ्लो हेल्दी रहता है। लेकिन अगर कस्टमर्स डिले करते हैं तो बिजनेस को प्रेशर फील होता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन का भी मैटर होता है। एंटरप्रेन्योर को इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना पड़ता है। कभी कभी बिजनेस ओनर्स अननेसेसरी लग्जरी एक्सपेंसेस कर देते हैं या प्रॉफिट्स को जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में पैसा पहले सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज होता है। री इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। टेक्नोलॉजी भी कैश फ्लो को इजी बना सकती है। आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं जो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। इन टूल्स की मदद से एंटरप्रेन्योर रियल टाइम डेटा देख सकता है और टाइमली डिसीजंस ले सकता है। लेकिन टूल्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें प्रॉपरली यूज किया जाए और डेटा रेगुलरली अपडेट किया जाए। कैश रिजर्व्स बनाना भी एक स्मार्ट प्रैक्टिस होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। मार्केट डाउनटर्न, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं। अगर बिजनेस के पास इमरजेंसी कैश रिजर्व है तो वो डिफिकल्ट टाइम्स को इजीली हैंडल कर सकता है। ये रिजर्व एक सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है।
कैश फ्लो मैनेजमेंट का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। जब एंटरप्रेन्योर को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का क्लियर आइडिया होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग रहता है, वो बेटर प्लानिंग कर पाता है और स्ट्रेस कम फील करता है। लेकिन अगर नंबर्स अनक्लियर हों तो अनसर्टेनिटी और टेंशन बढ़ जाती है। इसीलिए फाइनेंशियल क्लैरिटी एक स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप करने में भी हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एंटरप्रेन्योर को कैश फ्लो को एक डेली हैबिट की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ये कोई एक बार का काम नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट की हेल्थ चेक करता रहता है, वैसे ही बिजनेस ओनर को अपने कैश फ्लो की हेल्थ चेक करते रहना चाहिए। रेगुलर रिव्यू से प्रॉब्लम्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती हैं और उन्हें टाइम पर सॉल्व किया जा सकता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिजनेस सिर्फ सेल्स पर डिपेंड नहीं करता। सेल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कैश प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो हाई सेल्स भी बिजनेस को सेफ नहीं बना सकती। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस वो होते हैं जो पैसा अर्न करने के साथ साथ उसे वाइजली मैनेज भी करते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। शुरुआत में एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और लर्निंग से वो बेटर हो जाते हैं। जो लोग डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, वो ग्रेजुअली एक स्टेबल और रेजिलिएंट बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। इस तरह कैश फ्लो मैनेजमेंट बिजनेस की बैकबोन की तरह होता है। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस स्मूथली चल सके, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल कर सके। जब एंटरप्रेन्योर इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लेता है और अपने डेली ऑपरेशंस में अप्लाई करता है, तब बिजनेस सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। बिजनेस की दुनिया में अक्सर लोग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या मार्केटिंग पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सबको जोड़ कर रखती है, और वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से शेयर करना, समझना और उसके बेसिस पर एक्शन लेना होता है। जब कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव होता है तो बिजनेस स्मूथली चलने लगता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन वीक हो जाता है तो कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। बिजनेस में कई लोग अलग अलग रोल्स में काम करते हैं। कोई मार्केटिंग हैंडल करता है, कोई ऑपरेशंस, कोई फाइनेंस और कोई कस्टमर सर्विस। अगर इन सबके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सेल्स टीम कुछ प्रॉमिस कर दे और ऑपरेशंस टीम को उसकी इन्फॉर्मेशन ना मिले तो कस्टमर डिसअपॉइंटेड हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एक ऐसा ब्रिज होता है जो बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है क्लैरिटी। लीडर को अपनी विजन और एक्सपेक्टेशंस टीम तक क्लियरली पहुंचानी पड़ती हैं। अगर लीडर खुद ही अनक्लियर है तो टीम भी कंफ्यूज हो जाती है। जब गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तब एम्प्लॉयज को पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ये क्लैरिटी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है और अननेसेसरी मिस्टेक्स को कम करती है। लीडरशिप और कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। एक अच्छा लीडर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, बल्कि लोगों को समझता भी है। वो अपनी बात इस तरह से रखता है कि लोग इंस्पायर हो जाएं और उस विजन का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेटेड फील करें। कम्युनिकेशन का टोन और स्टाइल भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर लीडर रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करता है तो टीम में ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन हार्श या अनक्लियर हो तो एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिसनिंग भी होता है। अक्सर लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलने से रिलेट करते हैं, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जब लीडर या मैनेजर अपनी टीम की बात ध्यान से सुनता है तो एम्प्लॉयज को फील होता है कि उनकी ओपिनियंस वैल्यूएबल हैं। इससे एंगेजमेंट और लॉयल्टी बढ़ जाती है। कई बार एम्प्लॉयज ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अगर उन्हें बोलने का मौका मिले तो बिजनेस उन प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकता है। बिजनेस में इंटरनल कम्युनिकेशन के साथ साथ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब है कस्टमर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स और पब्लिक के साथ इंटरैक्शन। अगर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करती है तो ट्रस्ट डेवलप होता है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, डिलीवरी टाइमलाइंस और सपोर्ट सिस्टम के बारे में ट्रांसपेरेंसी मिलती है। ये ट्रांसपेरेंसी ब्रांड रेपुटेशन को स्ट्रांग बनाती है। मार्केटिंग भी कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होता है। जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाती है तो वो बेसिकली अपनी स्टोरी और वैल्यू प्रोपोजिशन कम्युनिकेट कर रही होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग तभी होती है जब मैसेज सिंपल, क्लियर और रिलेटेबल हो। अगर मैसेज कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग हो जाए तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल बिजनेसेस अपने कम्युनिकेशन को ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से डिजाइन करते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभी मैसेज सही होता है, लेकिन अगर गलत टाइम पर डिलीवर हो तो उसका इंपैक्ट कम
कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीम को लेट मिले तो वो अपने टास्क टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसीलिए इन्फॉर्मेशन का टाइमली फ्लो बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथ बनाता है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को और भी पावरफुल बना दिया है। ईमेल्स, मैसेजिंग ऐप्स, वीडियो मीटिंग्स और कोलैबोरेशन टूल्स की मदद से टीम्स डिफरेंट लोकेशन से भी एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज भी डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड हो जाए या अननेसेसरी मैसेजेस ज़्यादा हो जाएं तो फोकस डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए कंपनीज को क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स और प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। हर इंसान का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। कोई डायरेक्ट बोलना पसंद करता है, कोई डिप्लोमेटिक अप्रोच यूज करता है। एक इफेक्टिव मैनेजर को यह समझना पड़ता है कि टीम मेंबर्स का बिहेवियर और पर्सनैलिटी कैसी है। जब कम्युनिकेशन स्टाइल फ्लेक्सिबल होता है और लोगों की प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, तब रिलेशनशिप स्ट्रांग बन जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में डिसएग्रीमेंट्स होना नेचुरल है। डिफरेंट आइडियाज और ओपिनियंस कभी-कभी क्लैशेस क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव हो तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब लोग अपनी बात कामली एक्सप्लेन करते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं, तब बेटर डिसीजंस निकल कर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज फीडबैक होती है। फीडबैक के बिना इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट ये भी है कि एम्प्लॉयज को रेगुलर फीडबैक दिया जाए और उनसे फीडबैक लिया भी जाए। पॉजिटिव फीडबैक मोटिवेशन बढ़ाता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इंप्रूवमेंट का चांस देता है। अगर फीडबैक कल्चर हेल्दी हो तो टीम कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कल्चर बिल्ड करना टाइम लेता है। ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। लीडर को एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है और ग्रेजुअली टीम में ओपन कम्युनिकेशन एनकरेज करना पड़ता है। जब लोग फील करते हैं कि उनकी वॉइस मैटर करती है, तब वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोसेस से क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी इंक्रीज होती है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का रिलेशन ट्रस्ट से भी होता है। जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होती है और लोगों को सच्चाई पता होती है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन हाइड की जाए या मिसलीडिंग कम्युनिकेशन हो तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो उसे रीबिल्ड करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल होता है। बिजनेस ग्रोथ के साथ कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। जब कंपनी स्मॉल होती है तो लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी होती है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन जैसे टूल्स का यूज करना पड़ता है ताकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो सके। आखिर में ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन नए सिचुएशंस आते हैं और हर सिचुएशन में क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। जो बिजनेसेस इस एस्पेक्ट को सीरियसली लेते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट और रेजिलिएंट बन जाते हैं। इस तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बिजनेस की नर्वस सिस्टम की तरह होता है। जैसे बॉडी में नर्व्स इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन बिजनेस के हर पार्ट को कनेक्ट करता है। जब ये सिस्टम हेल्दी होता है तो ऑर्गेनाइजेशन एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहती है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन वीक हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हमेशा कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। वो सिर्फ बोलने पर नहीं बल्कि समझने, सुनने और क्लैरिटी मेंटेन करने पर फोकस करते हैं। जब ये बैलेंस अचीव हो जाता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है और टीम एक कॉमन गोल की तरफ स्मूथली काम करने लगती है। यही कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का असली एसेंस है जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया या हार्डवर्किंग टीम ही काफी नहीं होती। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है सिस्टम्स मैनेजमेंट। सिस्टम्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। जब बिजनेस सिस्टम्स पर चलने लगता है तब वो स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और स्केलेबल बन जाता है। लेकिन जब बिजनेस सिर्फ लोगों की पर्सनल एफर्ट्स पर डिपेंड करता है तब उसमें कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। सिस्टम्स मैनेजमेंट का बेसिक आइडिया ये है कि बिजनेस के अंदर हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए एक क्लियर प्रोसेस या मेथड हो, यानी काम का एक स्टैंडर्ड तरीका डिफाइंड हो जिसे फॉलो करके कोई भी एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम कर सके। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बिजनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहता। अगर कोई एम्प्लॉय लीव पर हो या रोल चेंज करे तो भी काम स्मूथली चलता रहता है। ये स्टेबिलिटी सिस्टम्स की वजह से ही पॉसिबल होती है। बहुत से स्मॉल बिजनेसेस शुरुआत में ओनर के पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पर चल रहे होते हैं। ओनर हर डिसीजन लेता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हर प्रोसेस को मैन्युअली कंट्रोल करता है। शुरुआत में ये अप्रोच चल सकती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ये मेथड सस्टेनेबल नहीं रहता। अगर ओनर ही हर चीज का सेंटर रहे तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए सिस्टम्स मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस को ओनर से इंडिपेंडेंट बनाता है। सिस्टम्स को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लिया जा सकता है।
मान लो एक रेस्टोरेंट है जहां फूड क्वालिटी हमेशा सेम रहती है, चाहे कुक कोई भी हो। इसका रीजन ये होता है कि वहां रेसिपीज, प्रिपरेशन स्टेप्स और सर्विस प्रोसीजर्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। एम्प्लॉयज उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इसलिए रिजल्ट कंसिस्टेंट होता है। अगर कोई सिस्टम ना हो तो हर बार टेस्ट और सर्विस अलग हो सकती है। इसी प्रिंसिपल को हर टाइप के बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता है। सिस्टम्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट एफिशिएंसी है। जब प्रोसेसेस क्लियरली डिफाइंड होते हैं तो काम जल्दी और एक्यूरेटली होता है। एम्प्लॉयज को हर बार नया तरीका सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास एक गाइडलाइन होती है जिसे फॉलो करके वो अपने टास्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। इससे टाइम भी बचता है और मिस्टेक्स भी कम होती हैं। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है, जो बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है। सिस्टम्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग को भी इजी बना देता है। जब नए एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें समझना पड़ता है कि काम कैसे होता है। अगर सिस्टम्स डॉक्यूमेंटेड हों तो ट्रेनिंग प्रोसेस सिंपल हो जाता है। नए लोग जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन अगर प्रोसेसेस अनक्लियर हों तो एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड हो सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिजनेस को स्केलेबल भी बनाता है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस को बिना मेजर डिस्रप्शन के एक्सपैंड किया जा सके। अगर सिस्टम्स प्रॉपर्ली डिजाइन किए गए हों तो बिजनेस इजीली नए लोकेशंस या मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकता है। क्योंकि प्रोसेसेस ऑलरेडी टेस्टेड और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उन्हें दूसरी जगह रेप्लिकेट करना रिलेटिवली ईजी हो जाता है। सिस्टम्स मैनेजमेंट का रिलेशन डिसिप्लिन से भी होता है। कई बार लोग शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं या अपना पर्सनल स्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन जब सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स को सीरियसली लेती हैं और इंश्योर करती हैं कि सब लोग उन्हें फॉलो करें। डिसिप्लिन के बिना सिस्टम्स का बेनिफिट फुली रियलाइज नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी भी सिस्टम्स मैनेजमेंट का एक पावरफुल टूल बन चुकी है। आजकल सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन टूल्स की मदद से प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन जैसे काम डिजिटल सिस्टम से इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। ये टूल्स एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इंप्रूव करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तभी इफेक्टिव होती है जब उसके पीछे क्लियर प्रोसेस डिजाइन हो। सिस्टम्स मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। सिस्टम्स स्टैटिक नहीं होते। टाइम के साथ मार्केट कंडीशंस, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। इसीलिए बिजनेसेस को अपने सिस्टम्स को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना पड़ता है। अगर कोई प्रोसेस आउटडेटेड हो जाए तो उसे इंप्रूव करना जरूरी होता है। ये अप्रोच बिजनेस को फ्लेक्सिबल और कॉम्पिटिटिव बनाए रखती है। सिस्टम्स मैनेजमेंट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जब एम्प्लॉयज को क्लियर प्रोसेसेस मिलते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। उन्हें पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कैसे अचीव करना है। ये क्लैरिटी उन्हें कॉन्फिडेंट बनाती है और टीम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। जब लोग ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिस्टम्स क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बल्कि सपोर्ट करते हैं। बेसिक प्रोसेसेस ऑटोमेटेड या स्ट्रक्चर्ड होने से एम्प्लॉयज का टाइम और एनर्जी बच जाता है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज की जा सकती है। यानी सिस्टम्स रूटीन वर्क को सिंप्लीफाई करते हैं और लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए स्पेस देते हैं। बिजनेस के डिफरेंट एरियाज में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेशन सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम और कस्टमर सर्विस सिस्टम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक एरिया का सिस्टम वीक हो जाए तो उसका इफेक्ट दूसरे एरियाज पर भी पड़ सकता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को पूरे स्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह देखना पड़ता है। लीडरशिप का रोल सिस्टम्स मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है। लीडर को सिर्फ सिस्टम डिजाइन ही नहीं करना होता, बल्कि टीम को उन्हें अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर भी करना होता है। अगर लीडर खुद सिस्टम्स को रिस्पेक्ट करता है और एग्जाम्पल सेट करता है तो टीम भी उन्हें सीरियसली लेती है। कल्चर ग्रेजुअली डेवलप होता है जहां प्रोसेसेस और डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिस्टम्स बिजनेस को स्टेबिलिटी और फ्रीडम दोनों देते हैं। जब प्रोसेसेस स्मूथली चल रहे होते हैं तो ओनर को हर छोटी चीज पर्सनली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर सकता है। यानी सिस्टम्स बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज्ड मशीन की तरह बना देते हैं जो कंटिन्यूअसली वैल्यू क्रिएट करता रहता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि सिस्टम्स मैनेजमेंट एक ग्रेजुअल जर्नी होती है। शुरुआत में सिंपल प्रोसेसेस से स्टार्ट किया जा सकता है और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योर को सिस्टम थिंकिंग अडॉप्ट करनी पड़ती है। जब वो बिजनेस को एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर के रूप में देखता है तब उसे समझ आता है कि कैसे प्रोसेसेस डिजाइन किए जाएं जो एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी दोनों को सपोर्ट करें। इस तरह सिस्टम्स बिजनेस का बैकबोन बन जाता है। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड और स्केलेबल रहे। जब स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं तो बिजनेस सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करता है।
इसी वजह से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा सिस्टम्स पर फोकस करते हैं और उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। ये अप्रोच बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाती है और एक ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करती है जो टाइम के साथ और भी स्ट्रांग होता चला जाता है। बिजनेस की दुनिया में जब लोग सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर उनका फोकस आइडियाज, मार्केटिंग, सेल्स या प्रॉफिट पर होता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है जो किसी भी स्ट्रांग बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, और वो है लीगल मैनेजमेंट। लीगल मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करना कि वो लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले और फ्यूचर में अननेसेसरी लीगल प्रॉब्लम्स से बचा रहे। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स शुरुआत में लीगल मैटर्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग टॉपिक है। लेकिन जब बिजनेस ग्रो करने लगता है तब लीगल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा समझ आता है। लीगल मैनेजमेंट का बेसिक आइडिया ये है कि बिजनेस के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लीगली सिक्योर और स्ट्रक्चर्ड बनाया जाए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कंप्लायंस जैसे टॉपिक्स शामिल होते हैं। जब ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली हैंडल की जाती हैं तब बिजनेस सेफ एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर लीगल प्लानिंग वीक हो तो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़े डिस्प्यूट में बदल सकती है। सबसे पहले बिजनेस स्ट्रक्चर की बात आती है। जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस टाइप का लीगल स्ट्रक्चर चूज करेगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अपने एडवांटेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि ओनरशिप कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, टैक्सेस कैसे हैंडल होंगे और लीगल लायबिलिटी कैसे मैनेज होगी। अगर स्ट्रक्चर केयरफुली सिलेक्ट किया जाए तो बिजनेस को स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन मिलती है। लीगल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बिजनेस में हर दिन डिफरेंट पार्टीज के साथ इंटरैक्शन होता है, जैसे सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और कस्टमर्स। कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिलेशनशिप्स को क्लियर और सिक्योर बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक रिटन अग्रीमेंट होता है जो बताता है कि हर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर फ्यूचर में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ के साथ भी लीगल क्लैरिटी ज़रूरी होती है। जब कोई कंपनी लोगों को हायर करती है तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स और वर्कप्लेस पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं कि एम्प्लॉय का रोल क्या होगा, सैलरी और बेनिफिट्स क्या होंगे और कंपनी के रूल्स क्या हैं। इससे दोनों साइड्स को क्लैरिटी मिलती है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाव होता है। लीगल मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एरिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। आज के कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में आइडियाज़, ब्रांड नेम्स, लोगोज और इन्वेंशंस बहुत वैल्यूएबल एसेट्स बन चुके हैं। अगर इन्हें लीगली प्रोटेक्ट ना किया जाए तो कोई भी दूसरा उनका मिसयूज कर सकता है। इसीलिए ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स जैसे टूल्स का यूज किया जाता है। ये लीगल प्रोटेक्शंस इंश्योर करते हैं कि बिजनेस की क्रिएटिविटी और इनोवेशन सेफ रहे। रेगुलेटरी कंप्लायंस भी लीगल मैनेजमेंट का एक मेजर पार्ट होता है। हर कंट्री और इंडस्ट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। ये रूल्स टैक्सेस, लेबर लॉज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल गाइडलाइंस से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर बिजनेस इन रेगुलेशंस को इग्नोर करता है तो पेनल्टीज, फाइन्स या लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर्स कंप्लायंस को प्रायोरिटी देते हैं। लीगल मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बिजनेस में हमेशा कुछ रिस्क्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर लीगल प्लानिंग से उन रिस्क्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है जो बिजनेस को स्टेबल बनाए रखता है। पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर्स में लीगल क्लैरिटी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब 2 या ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो रोल्स, प्रॉफिट शेयरिंग और डिसीजन मेकिंग पावर्स क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें स्टार्ट में ही क्लियर ना हो तो फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इसीलिए रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स बिजनेस रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाए रखते हैं। लीगल मैनेजमेंट का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। जब एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि उसका बिजनेस लीगली सिक्योर है तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस कर सकता है बिना अननेसेसरी फियर के। लेकिन अगर लीगल इश्यूज अनक्लियर हों तो एंटरप्रेन्योर हमेशा अनसर्टेनिटी फील कर सकता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी के राइज के साथ लीगल मैनेजमेंट और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ऑपरेशंस लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। लीगल एडवाइजर्स और प्रोफेशनल्स का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एंटरप्रेन्योर लीगल एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए कई सिचुएशंस में प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी होता है। लॉयर्स और लीगल कंसल्टेंट्स बिजनेस को गाइड करते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट किए जाएं, कंप्लायंस मेंटेन की जाए और रिस्क्स मैनेज किए जाएं। ये सपोर्ट सिस्टम बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है। बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस और ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना लीगल सेफ्टी के लिए जरूरी होता है।
डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होता है। अगर कोई डिस्प्यूट या ऑडिट हो जाए तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स बिजनेस को डिफेंड करने में हेल्प करते हैं। लीगल मैनेजमेंट का रिलेशन एथिक्स से भी होता है। लॉज फॉलो करना सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर का पार्ट होता है। जब कंपनी फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करती है और ऑनेस्टी मेंटेन करती है तो उसकी रेपुटेशन स्ट्रांग होती है। कस्टमर्स और पार्टनर्स भी उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस ग्रोथ के साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलेशंस और पार्टनरशिप्स डेवलप होते हैं। इसीलिए लीगल मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसे रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना पड़ता है। ये डायनामिक अप्रोच बिजनेस को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट करने में हेल्प करता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि लीगल मैनेजमेंट सिर्फ पेपर वर्क या रूल्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है और उसके फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। जब लीगल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस के साथ नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता है। इस तरह लीगल मैनेजमेंट बिजनेस के फाउंडेशन का एक एसेंशियल पिलर बन जाता है। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेफ, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ऑपरेट करे। जब लॉज और अग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल और ट्रस्टवर्दी बन जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स लीगल मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करते। वो समझते हैं कि स्ट्रांग लीगल फ्रेमवर्क बिजनेस को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स से बचाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सॉलिड बेस क्रिएट करता है। जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो बिजनेस सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि कॉन्फिडेंटली फ्यूचर की तरफ बढ़ता है और सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करता है। बिजनेस की दुनिया में अगर किसी एक चीज को सबसे कोर माना जाए तो वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक चीज बनाना और उसे मार्केट में बेचना नहीं होता, बल्कि उस पूरे प्रोसेस को समझना और मैनेज करना होता है, जिससे एक आइडिया वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनकर कस्टमर्स तक पहुंचता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस के सेंटर में एक स्ट्रांग प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाती है। इसी वजह से प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस की सक्सेस का एक फंडामेंटल पिलर बन जाता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे ये समझना पड़ता है कि मार्केट में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जर्नी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ इमेजिनेशन का गेम नहीं होता, बल्कि ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस होता है। एंटरप्रेन्योर को कस्टमर्स की नीड्स, हैबिट्स और एक्सपेक्टेशंस को समझना पड़ता है। जब ये क्लैरिटी मिल जाती है तब प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है जो उन नीड्स को एड्रेस करे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि प्रोडक्ट को कस्टमर के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया जाए। बहुत बार कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सिर्फ टेक्निकल फीचर्स के बेसिस पर बनाती हैं, लेकिन अगर वो कस्टमर की रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। सक्सेसफुल प्रोडक्ट वही होता है जो सिंपल, यूजफुल और रिलायबल हो। जब कस्टमर को लगता है कि प्रोडक्ट उसकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर रहा है, तब वो उस पर ट्रस्ट डेवलप करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस एक क्रिएटिव जर्नी होता है। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट शामिल होते हैं। शुरुआत में प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, उसे ग्रेजुअली रिफाइन किया जाता है। फीडबैक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर्स और यूजर्स से मिलने वाली फीडबैक से पता चलता है कि प्रोडक्ट के कौन से पार्ट स्ट्रांग हैं और कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये फीडबैक प्रोडक्ट को बेटर बनाने का डायरेक्शन देता है। क्वालिटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इनकंसिस्टेंट हो तो कस्टमर्स का ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। इसीलिए बिजनेसेस क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस करते हैं। क्वालिटी का मतलब सिर्फ ड्यूरेबिलिटी या डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि पूरा एक्सपीरियंस होता है जो कस्टमर को मिलता है। जब प्रोडक्ट रिलायबल होता है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है तो ब्रांड रेपुटेशन स्ट्रांग हो जाती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रिलेशन ब्रांड आइडेंटिटी से भी होता है। हर प्रोडक्ट एक स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के थ्रू एक क्लियर मैसेज देती है तो कस्टमर्स उस ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी क्रिएट करता है। इसीलिए सक्सेसफुल बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि एक एक्सपीरियंस और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मार्केट कंपटीशन भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। हर इंडस्ट्री में कई कंपनीज सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट को यूनिक बनाना पड़ता है ताकि वो दूसरे ऑप्शन से अलग नजर आए। ये यूनिकनेस डिज़ाइन, फीचर्स, प्राइसिंग या कस्टमर एक्सपीरियंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पार्ट होती है। प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर्स के लिए रीजनेबल हो और बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल भी। अगर प्राइस बहुत हाई हो तो डिमांड कम हो सकती है और अगर बहुत लो हो तो प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए प्राइसिंग एक बैलेंस डिसीजन होता है जिसमें मार्केट कंडीशंस और वैल्यू परसेप्शन दोनों को कंसिडर किया जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
हर प्रोडक्ट एक जर्नी से गुजरता है जिसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन जैसे स्टेजेस आते हैं। शुरुआत में प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है और ग्रोथ फेज आता है। टाइम के साथ कंपटीशन भी बढ़ सकता है और प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है। अगर इनोवेशन ना हो तो डिक्लाइन का फेज भी आ सकता है। इसीलिए कंपनीज को कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट और इनोवेशन पर फोकस करना पड़ता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में टीम वर्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, मार्केटर्स और मैनेजर्स सब मिलकर काम करते हैं। हर टीम मेंबर अपनी एक्सपर्टीज से प्रोडक्ट को बेटर बनाता है। जब कोलैबोरेशन स्ट्रांग होता है तो प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट भी इंप्रेसिव होता है। टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट को और डायनामिक बना दिया है। आजकल डिजिटल टूल्स और डेटा एनालिटिक्स की मदद से कंपनीज कस्टमर्स के बिहेवियर को बेटर समझ सकती हैं। ये डेटा इंसाइट्स प्रोवाइड करता है जो प्रोडक्ट डिसीजंस को इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनीज ये एनालाइज कर सकती हैं कि कस्टमर्स प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं और कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं। कस्टमर सपोर्ट भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आए तो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। गुड कस्टमर सर्विस ट्रस्ट को मेंटेन करता है और ब्रांड लॉयल्टी को स्ट्रांग बनाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी होता है। कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं और कौन से डिसकंटिन्यू करने हैं। ये डिसीजंस मार्केट ट्रेंड्स और बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है और बिजनेस सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकता है। इनोवेशन प्रोडक्ट मैनेजमेंट का हार्ट होता है। मार्केट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी इवॉल्व होती रहती हैं। अगर कंपनी इनोवेशन पर फोकस नहीं करे तो वो आउटडेटेड हो सकती है। इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाना नहीं होता, बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेटर बनाना भी होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंटरेस्टिंग होता है। जब एंटरप्रेन्योर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने कुछ मीनिंगफुल बिल्ड किया है। ये सेंस ऑफ क्रिएशन बिजनेस जर्नी को रिवॉर्डिंग बनाता है। प्रोडक्ट सिर्फ एक कमोडिटी नहीं होता, बल्कि एंटरप्रेन्योर की विजन और एफर्ट का रिजल्ट होता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सिर्फ लॉन्च तक लिमिटेड नहीं होता। प्रोडक्ट को मार्केट में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए रेगुलर इंप्रूवमेंट और अडैप्टेशन जरूरी होती है। जो कंपनीज कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लेती हैं और इनोवेशन को एम्ब्रेस करती हैं, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करती हैं। इस तरह प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस की सोल की तरह होता है। ये इंश्योर करता है कि कंपनी कस्टमर्स को रियल वैल्यू प्रोवाइड करे। जब प्रोडक्ट स्ट्रांग होता है तो मार्केटिंग ईजी हो जाती है, सेल्स नेचुरली बढ़ जाती हैं और ब्रांड ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। वो समझते हैं कि बिजनेस का फ्यूचर उन प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है जो वो क्रिएट करते हैं। जब फोकस क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर वैल्यू पर होता है, तब प्रोडक्ट सिर्फ मार्केट में सर्वाइव नहीं करता, बल्कि एक पावरफुल ब्रांड आइडेंटिटी बन जाता है जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है।